Hi guys, Assalamu alaikum. This is me Wahab and you are watching Physics Talks with Wahab. हमारा आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, ये जो हमारा लेक्चर वीडियो है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। वीडियो लेक्चर नंबर 11 में हमने इंट्रोडक्शन टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स देखा और हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हमने वहाँ समझा। आज हम समझते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम समझते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स लाइक दैट अनलाइक स्केलर्स वेक्टर्स आर एडेड विद द हेल्प ऑफ रूल कॉल्ड हेड टू टेल। इसमें ये बताया गया है कि अनलाइक स्केलर्स यानी वेक्टर्स की एडिशन स्केलर्स की तरह नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि वी हैव अ स्केलर, we have a scalar like mass, we have a scalar like mass yani m. We have 10 kg. I say I have m1 10 kg and I have m2 10 kg. अब डेफिनेटली सी बात है कि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। दे डोंट हैव एनी एंगल बिटवीन देम। इनके दरमियान कोई एंगल, कोई थीटा, कोई अल्फा, नथिंग, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। और अगर आप इनको ऐड करना चाहेंगे तो इनको ऐड करने के लिए सिंपली सा रूल है कि आप ये कर देंगे m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20 kg। ऐसा ही है। तो जिस तरह स्केलर्स ऐड होते हैं बिल्कुल उसी तरह वेक्टर्स ऐड नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एडिशन का सबसे पहला रूल तो ये होता है, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, कि आपको पता है कि क्वांटिटी का सेम होना ज़रूरी है। सेम क्वांटिटी होना ज़रूरी है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। जैसे कि मास में मास ऐड होगा तो टाइम में टाइम ऐड होगा। मास में टाइम ऐड नहीं होगा, नॉट एट ऑल। ओके, सो एडिशन के लिए क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है, लेकिन हमारा काम है वेक्टर्स की एडिशन को देखना। तो अनलाइक स्केलर्स, स्केलर्स की तरह नहीं, वेक्टर्स आर एडेड विद द हेल्प ऑफ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम वेक्टर्स बनाते हैं, हम वेक्टर्स को हमेशा जब इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं विद हैविंग अ टेल एंड हेड। लेट्स से दिस इज वेक्टर a. Now I have another vector, vector b, anywhere in space, then I want to add this vector. मैं इस वेक्टर को a वेक्टर में ऐड करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वेक्टर को एज इट इज उठाऊंगा, उठा के इस वेक्टर पे रख दूंगा। लेकिन कैसे रखूंगा? वो रूल है हेड टू टेल रूल। इसका मतलब ये है भाई कि आप पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख देंगे, बिल्कुल ऐसे, जैसे कि आपने बनानी हो एक चेन। तो चेन बनाने के लिए हमेशा हेड टू टेल रूल ऐड किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कोई व्हाट एवर एनीथिंग, कोई रूम है, रूम के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, एनी स्टफ लाइक अब एक बंदा है जिसकी हाइट छोटी है, हाइट कम है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो क्या होगा? एक और बंदा आएगा। एक जैसे एग्जाम्पल कि एक बंदे की शोल्डर पे खड़ा हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा अगर इसकी हाइट कम है, तो भाई एक बंदा आया, उसने कहा भाई तुम बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ। वो उसके शोल्डर पे चढ़ गया और वो बंदा अपने पैर कहाँ रखेगा? वो अपने पैर कहाँ रखेगा? सॉरी, मैं भी गलत बनाने वाला था। वो अपने पैर कहाँ रखेगा? वो अपने पैर रखेगा नीचे वाले के हेड पे या उसके शोल्डर पे। ऐसा ही है ना? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ था, ये उसका हेड था, दूसरा बंदा ऐसे खड़ा हो गया, लो भाई हेड से हेड मिल गए। नेवर नेवर पॉसिबल। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरे बंदे को पहले बंदे के शोल्डर या हेड पे अपने टेल यानी अपने पैरों को रखना पड़ेगा। तो भाई अगर ये बहुत बुरी एग्जाम्पल लगी हो तो माजरत। हमारा समझाने का मकसद ये था कि आपको हेड पे टेल जोड़नी है और पहले वेक्टर की हेड पे ही दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ेंगे तो हमारे पास एक चेन बन जाएगी। अच्छा, अब अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं भाई, जितने भी वेक्टर हो
अब अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है ना भाई, आपके पास ये वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर आ गया, तो भाई आप क्या करें कुछ नहीं करो, इसको उठाओ, इसको उठा के ऐसे रख दो कि डायरेक्शन वही रहे, इसको फ्री वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ उठाओ और ऐसे ही इसके ऊपर रख दो, तो भाई ये बन गया ए से बी, बी से सी, हमने तमाम वेक्टर्स को ऐड कर दिया भाई। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो तरीका ये है कि पहले वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर की जो भी हेड है वहां तक जोड़ दो, बट ये एक स्केल रख के जोड़ा जाएगा, तो एक सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर आपको ऑब्टेन होगा। जो अभी फिलहाल इसकी डायरेक्शन थोड़ी अजीब सी बन रही है, मैं इसको थोड़ा यहाँ इधर बताता हूँ। और कि जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है इस तरह से ए, ठीक है, इसके ऊपर आपने वेक्टर बी ऐड किया, और अगर आपने यहाँ सी ऐड कर दिया तो देखा जाए तो ये कोई बहुत अजीब सी डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, आप इस पे ऐसे स्केल रखेंगे और स्केल रख के आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो देखें आपको स्केल से जोड़ना है, मैं फिर कह रहा हूँ ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो इससे आपने इसको जोड़ना है ऐसे, ठीक है। तो जो भी हो वॉट एवर, रिजल्टेंट हमेशा ना पहले वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड पे जोड़ा जाता है। अब देखें ये डायग्राम कोई बहुत वेird अजीब सी लग रही है क्योंकि डायरेक्शंस कुछ ऐसी है, लेकिन एक बहुत सिंपल सी डायरेक्शन ऐसी हो हमारे पास कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो भाई हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल जो है ना, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, हेड टू, सॉरी, हेड टू टेल, याद रखें ये मोर टू और मोर देन टू वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए हेड टू टेल रूल यूज होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन अब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर्स हैं, तो भाई दो वेक्टर्स दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वी हैव टू specific methods, and these methods are, for addition of two vectors there are two laws, triangle law, parallelogram law, ये दो लॉज हैं। अब यकीनन कुछ डिफरेंस तो होगा, लेकिन पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों तो दो वेक्टर के लिए जो जनरल बेसिक रूल है वो हेड टू टेल रूल है, लेकिन हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करके हम इस पे लॉ अप्लाई करेंगे, और वो लॉस क्या हैं, ट्राइंगल लॉ एंड पैरालेलोग्राम लॉ। अब यहाँ मेंशन कर दिया कि अगर आपके पास एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर्स है, देन यू हैव जस्ट हेड टू टेल रूल। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक व्हिच इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, देखिए भाई, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनको ऐड किया जा रहा है वो 90 डिग्री हो, देन ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दोबारा देख लेते हैं, जो दो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं अगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल होगा। तो वो 90 डिग्री कैसे है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक, सॉरी मैं यहीं रख देता हूँ, ये एक वेक्टर है, ये जो मेरा मार्कर है भाई आप इसको समझ लें, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये आ गया दूसरा वेक्टर, ये आ गया कहीं पे भी रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने, इधर रख दिया, ये देखें यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब आप ये देखें कि इस वाले वेक्टर के अच्छा ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। अच्छा ये वेक्टर ए है, इसके और इसके दरमियान की जो डायरेक्शन है उसमें कितना एंगल है, ये कोई भी बता सकता है कि इनके दरमियान, क्योंकि ये एक एल शेप बना रहे हैं तो इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री। अब या तो इस वेक्टर को मैं यूं भी रख दूंगा, जब भी इनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मैं यूं रख दूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब अगर वो दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे होगा कि एक वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, या इस डायरेक्शन में हो, नो प्रॉब्लम। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, ऐसी सिचुएशन में हम ट्राई एंगल लॉ यूज करेंगे और यही लॉ यूज करेंगे, ठीक।
खोल के पी लो ये बात कि अगर जो दो वेक्टर्स को तुम ऐड कर रहे हो उनके दरमियान अगर तो एंगल 90 डिग्री हो गया, द एंगल इज 90 डिग्री एंड द टू वेक्टर्स आर perpendicular either in north side or in south side wherever, but they must have a direction of like that which is perpendicular direction. अब अगेन वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शन 90 डिग्री है, उसको हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी वेक्टर है हमारे पास, हम क्या करेंगे भाई, उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे, इसको भी साइड में रखते हैं। अब आपके पास अगर एक वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, चलिए, तो अब क्या होगा, क्योंकि इनके दरमियान हम बज़ाहिर हमें लग रहा है कि 90 डिग्री एंगल है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर को, और बी वेक्टर को एज इट इज पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस करा के हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए की हेड पे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ऐसे। अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा रूल है, देयर इज अ रूल विच इज हेड टू टेल रूल। क्या करा, पहले वाले वेक्टर के सर पे दूसरे वाले वेक्टर का पैर रख के इसके सर को कुचल दिया, तो लिहाजा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे ऐड हो गए। अब एक चीज और बड़ी मजेदार, बड़ी काम की बात, कि जब भी आपको दो वेक्टर के दरमियान एंगल देखना होगा तो हेड टू टेल का जो वर्टेक्स बनता है यहाँ यहाँ कभी भी आपको एंगल नहीं मिलेगा, नो एंगल। एंगल यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता, एंगल यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। एंगल फॉर एंगल हमेशा टेल टू टेल, ताल से ताल, टेल टू टेल जुड़े होना जरूरी है, या हेड टू हेड जुड़े होना जरूरी है। हेड टू टेल में आपको कभी एंगल नहीं मिलता, तो अगर आपको एंगल मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप इस वेक्टर को जरा सा खिसका देंगे, भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, ऐसे 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 ऐसे। इमेजिनरी वे में हमने इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया। तो अब अगर आप मुझे बताएं कि अगर ये एक वेक्टर था ऐसे, और मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो इसका टेल खिसक के आगे आ गया और वो जुड़ गया वेक्टर बी की टेल से, तो लिहाजा यहाँ ताल से ताल मिल गया, टेल से टेल मिल गई, और यहाँ पे अब एंगल बना, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो लिहाजा इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक यही लॉ है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में, मैं कुछ हिंदी के वर्ड भी यूज कर लूँ तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो हिंदी और उर्दू दोनों के लिए बना लेता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं होता। तो भाई ऐसा है कि ऐसे में जो हम रिजल्टेंट इस्तेमाल करेंगे उसका फॉर्मूला होगा r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और ऐसे ही वेक्टर की जो हम डायरेक्शन निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स। लाइट का बहुत इशू है, माजरत है कि लाइट का कोई ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। चलें यहाँ पे लाइट थोड़ी बेहतर है क्योंकि फोकस शेड पड़ रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखें भाई, अब करना कुछ ऐसे है हमें कि सबसे पहले ट्रायंगल लॉ में करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी देखें डेरिवेशन कुछ बताऊंगा। देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर जो आपने उठा के इस पे रखा था ऐसे करके, ठीक है, तो आपने इसके टेल से इसके हेड को जोड़ देना है। ये वेक्टर ए था, ये उसका मैग्नीट्यूड कह दिया मैंने, ठीक है भाई। ये वेक्टर बी था और ये आ गया vector r. What is vector r? Vector r is a resultant vector and it is equals to r equals to a plus b. That's it. मैंने क्या करा, मैंने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, लेकिन इसको ऐड करने के बाद इसका जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा उसका फॉर्मूला ऐसे आएगा, r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। का मतलब है ये जो है ये हैं
अच्छा, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, रिजल्टेंट का, उसके मैग्नीट्यूड का, और वो हमें ऐसे मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अभी हम इसको देखते हैं ये ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें हमने क्या करा है, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को हेड टू टेल ऐड करा, देन इनका रिजल्टेंट हमने जोड़ दिया, ठीक है। वी हैव अ राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और जो बाकी के दो एंगल बच जाते हैं उनमें से जो एंगल हम अपनी मर्जी से कंसीडर करते हैं या जिसके लिए डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, उस एंगल के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं और तीसरे वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारा काम अभी इस वाले एंगल से है जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो लिहाजा ये बेस हो गई हमारे पास। अब हमें दो चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो कि आर और अल्फा से आ जाएंगी। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जहाँ हाइपोटेनियस है वहाँ हाइपोटेनियस की जगह जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो क्या है, वो आर है, आर वेक्टर की लंबाई। बेस की लेंथ क्या है, ए वेक्टर की लंबाई, और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, बी वेक्टर की लंबाई। तो हमने यहाँ यही करा, हाइपोटेनियस की जगह रिजल्टेंट, बेस की जगह ए, परपेंडिकुलर की जगह बी, और फिर हमने इन पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया और हमें यहाँ मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जो कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कि जो दो वेक्टर ए और बी हैं उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका स्क्वायर का सम और उसका रूट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मिसाल है आपके पास एक वेक्टर ए, उसकी लंबाई 4 है, बी की लंबाई 3 है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने खाली वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपने रखा ए 4, उसका स्क्वायर बी 3, उसका स्क्वायर आपने इनको प्लस कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 10 हो जाएगा 25, और 25 का रूट होगा 5। तो इस तरह आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, तो अभी हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया कि r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर व्हाट आर ए एंड बी, दे आर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है भाई। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के बाद हम काम करते हैं फॉर डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम एक एंगल अल्फा यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये राइट ट्रायंगल, इसमें ये वेक्टर आर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, यहाँ इस अकॉर्डिंग टू दिस राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है एक एंगल 90 डिग्री, और 90 के सामने वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेनियस, और जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके साथ वाली साइड को बेस कहा जाता है। यहाँ बी से मुराद बेस है, ठीक है। और जो थर्ड साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ रेशियोज पढ़े होंगे अपने बचपन में या फिर अपने बचपन में कि साइन थीटा या वॉट एवर एंगल, मैं साइन अल्फा कह रहा हूँ, लाइक साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। मैं यहाँ थीटा नहीं, मैं अल्फा यूज कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद होगा, आपने लाइन कभी पढ़ी होगी, दैट सम people have curly brown hair turn permanently black. Sine perpendicular over hypotenuse, cos base over hypotenuse, tangent perpendicular over base. अब आप इसको और भी तरीकों से याद कर सकते हैं, सब अपने देसी तरीके हैं असल में, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम करते कुछ ऐसा है जनाब कि
हम इसको यूज करते हैं रेशियोज को। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा या यूजुअली ये कह सकते हैं हम कॉस का रेशियो यूज करते हैं, अलोंग वाई हम साइन का रेशियो यूज करते हैं। और ये भी एक कन्वेंशन है। असल में होता यह है कि जिस एक्सिस के अलोंग हम एंगल कंसीडर कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं ये एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं इसको कॉस ले रहा हूँ, अगर मैं ये एंगल कंसीडर कर रहा हूँ बीटा तो मैं इसको कॉस ले रहा हूँ। वो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस। बट मैं ये कहूंगा कि अगर अलोंग एक्स कॉस है और अलोंग वाई साइन है, तो इनके जो बीच की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से आती है, क्योंकि टेंजेंट एक रेशो बन जाता है साइन ओवर कॉस का। तो याद रखना कि क्योंकि जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करते हो इस तरह से, तो आपको पता है कि एक वेक्टर जो कि अलोंग एक्स जा रहा है और एक वेक्टर जो कि अलोंग वाई जा रहा है, तो रिजल्टेंट हमेशा एक्स और वाई के दरमियान में जाता है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये एक्स और वाई के दरमियान में है, तो इसका एंगल हमें कौन सा रेशो देगा? 10 वाला रेशो देगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर? परपेंडिकुलर ओवर बेस p ओवर b। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर किसकी लेंथ है? वेक्टर वेक्टर b की लेंथ है, और ये बेस वेक्टर a की लेंथ है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वेक्टर b की लेंथ, और बेस क्या हो जाएगी? वेक्टर a की लेंथ। ठीक है, तो आपके पास अल्फा क्या बना? टेंजेंट को आपने हेयर फ्रॉम हेयर टू देयर कन्वर्ट किया, तो टेंजेंट यहाँ मल्टीप्लाई से आप इसको डिवाइड बोल दें, या आप बोल दें कि टेंजेंट यहाँ जाके चाहे साइड चेंज करके पलट गया, धोखा दे गया, और ये बन गया इनवर्स b ओवर a। ठीक है भाई, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको b लिख सकता हूँ, ये भी मैं a लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो एंगल आया, फॉर्मूला क्या आया? टेंजेंट इनवर्स b कंपोनेंट ओवर a कंपोनेंट, या b वेक्टर ओवर a वेक्टर, या वो वाला वेक्टर जो अलोंग y था डिवाइडेड बाय वो वाला वेक्टर जो अलोंग x था। तो भाई आपने दो चीजें सीखी कि रिजल्टेंट निकालना है तो जो दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हैं उनके स्क्वायर्स का सम का रूट ले लीजिए, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। और डायरेक्शन निकालनी है तो उन्हीं कंपोनेंट का रेशियो लेके टेंजेंट इनवर्स कर दीजिए, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।